हर अप्रैल में वैज्ञानिकों का एक ग्रुप हमारी धरती के पास से गुजरने वाले एस्टेरॉयड की धुंधली चमक को देखता है। एक साल उसने महसूस किया कि उनके टेलीस्कोप में कुछ अजीब छिलमिलाता सा है। टीम को उम्मीद थी कि एक और एस्टेरॉयड होगा, लेकिन आखिर में वे बहुत हैरान हुए। इसकी वजह उनकी खोजी हुई एक अजीब स्पेस रॉक थी। आमतौर पर एस्टेरॉयड में मिनरल्स होते हैं, लेकिन इसमें इनका नामो निशान भी नहीं। ये सिलिकेट से बना हुआ था। ये मटेरियल ज्यादातर चंद्रमा पर पाया जाता है। इस फैक्ट से एस्ट्रोनॉमर्स ने यह मान लिया कि एक ऐसा टुकड़ा है जो चंद्रमा से अलग हो गया है। इन्होंने इसका नाम कामोलेवा रखा, जो हवाई शब्द है जिसका मतलब है डगमगाने वाला सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। चट्टान धरती के किसी भी नजदीकी एस्टेरॉयड से मैच नहीं करती थी, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पहले से जानकारी है। इसके बजाय उस टुकड़े में चंद्रमा की चट्टानों जैसा रिफ्लेक्टेड लाइट का एक पैटर्न था, जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स नासा के मिशन से वापस लाए थे। ये टुकड़ा एक आधा सैटेलाइट निकला, यानी सैटेलाइट है पर पूरा नहीं। ये एक प्रकार का एस्टेरॉयड है जो हमारे प्लैनेट और सूर्य दोनों का चक्कर लगाता है। ये बार बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है और उसका झुकाव काफी अजीब है। यही कारण है कि आप इसे वर्ष में केवल एक बार रात के आकाश में देख सकते हैं। टुकड़ा बहुत शर्मीला भी है। ये कभी भी हमारी पृथ्वी के 90 लाख मील से ज्यादा करीब नहीं होता। ये चंद्रमा से लगभग 40 गुना दूर है। साथ ही ये स्पेस बॉडी अक्सर छाया में छिप जाती है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि टुकड़ा इस ऑर्बिट में ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। ये शायद 500 साल में अपनी इस टाइम की पोजीशन में आए और अगले 300 सालों में इसका ऑर्बिट चेंज हो सकता है। ये टुकड़ा स्पेस में शायद अकेला ना हो। पृथ्वी के पास कम से कम इसके जैसे 3 और नजदीकी ऑब्जेक्ट हैं। हो सकता है कि वे सभी एक ही जगह से आए हों। रिसर्चर्स अभी तक चट्टान की नेचर को लेकर श्योर नहीं है, लेकिन वो इस अजीब स्पेस ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन तभी जब वे सैंपल लेने और उन्हें धरती पर लाने के लिए एक स्पेस क्राफ्ट भेजते हैं। चीन की स्पेस एजेंसी इस टिकेट के लास्ट में ऐसा करने का प्लान बना रही है। भारी भरकम उठापटक के बीच चंद्रमा पैदा हुआ था। ये कैसे हुआ, इसके बारे में कई थ्योरी मौजूद हैं। पहली का क्लेम है कि चंद्रमा एक एस्टेरॉयड जैसी फटकती हुई स्पेस बॉडी हुआ करता था। यह हमारे सोलर सिस्टम में कहीं और बना है। एक बार ये हमारी धरती के बहुत नजदीक पहुंच गया और इसे हमारे प्लैनेट की ग्रेविटी ने अपने साथ बांध लिया। दूसरी थ्योरी कहती है कि हमारा प्लैनेट इतनी तेजी से घूम रहा था कि इसका कुछ मटेरियल टूट कर अलग हो गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इसके सबसे बड़े टुकड़ों में से एक चंद्रमा था। थ्योरी बताती है कि चंद्रमा उस समय बना था जब हमारा प्लैनेट खुद अपने बनने के प्रोसेस से गुजर रहा था। लेकिन आज आमतौर पर मानी जाने वाली थ्योरी इस तरह है। बहुत समय पहले एक बार बहुत दूर गैलेक्सी से बाहर पृथ्वी एक मंगल के साइज के प्लैनेट से टकराई थी। उस टक्कर से धूल का बादल और मलबा हमारे प्लैनेट के चारों ओर इकट्ठा हो गया और उसके चक्कर काटने लगा। आखिर में ये कुछ ऐसा बना जिससे आज हम यहाँ बने चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अपोलो मिशन मून के सरफेस से 1 टन के 1/3 से ज्यादा मिट्टी और चट्टाने लेकर आया था। इन चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा में हमारी पृथ्वी जैसा ही बिल्डिंग मटेरियल है। इसका मतलब ये हो सकता है कि उनकी एक जैसी हिस्ट्री हो। अगर चंद्रमा कहीं और बना होता और आखिर में हमारी धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा जकड़ लिया गया होता तो इसकी कंपोजिशन अलग होती। इसके अलावा अगर ये हमारे प्लैनेट के बनने के टाइम पर ही बनाया गया था या कभी टूटकर अलग हो गया था तो चंद्रमा और पृथ्वी दोनों पर एक जैसे मिनरल्स होते। लेकिन चंद्रमा पर मौजूद खनिजों में पानी कम होता है। साथ ही हमारे प्लैनेट का नेचुरल सैटेलाइट हाई टेम्परेचर पर तेजी से बनने वाले मटेरियल से भरा पड़ा है। रहस्यमय अतीत वाले चंद्रमा सोलर सिस्टम की इकलौती स्पेस बॉडी नहीं है। 2013 में नेपच्यून के चंद्रमा हिप्पोकैम्प को खोजा गया था। ये इस बर्फ के जायंट का सबसे छोटा चंद्रमा है, बस 21 मील दूरी पर। ये प्रोटियस के बहुत नजदीक है, जो कि नेपच्यून के अंदरूनी चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है। अरे नहीं, हिप्पोकैम्प बड़े अफ्रीकी मैमल्स के लिए गर्मी बिताने की जगह नहीं है। वैज्ञानिकों को लगता है कि शायद कॉमेट के प्रोटियस से टकराने के बाद हिप्पोकैम्प मलबे से बना है। अगर हिप्पोकैम्प हमारे सोलर सिस्टम में किसी दूसरी जगह से प्रोटियस के ऑर्बिट में एंटर करता तो ये बड़ा सा चंद्रमा या तो इसे निगल लेता या छोटे चंद्रमा को दूर धकेल देता। लेकिन प्रोटियस भी नेपच्यून के चंद्रमाओं की फर्स्ट जनरेशन में नहीं है। ये प्लैनेट की सबसे शुरुआती मून सिस्टम्स के टुकड़ों से बना है। जब नेपच्यून ने ट्राइटन पर कब्जा कर लिया तो पहले वाले चंद्रमा नष्ट हो गए। ट्राइटन इस वक्त में इसके सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है। टक्कर होने की बात को साबित करने वाला मुख्य सबूत ये फैक्ट है कि ट्राइटन नेपच्यून के चारों ओर चक्कर लगाता है, प्लैनेट का चक्कर लगाने वाले दूसरे चंद्रमाओं की उल्टे डायरेक्शन में। नेपच्यून ने ट्राइटन को
कुइपर बेल्ट से पकड़ लिया। ये एक ऐसा एरिया है जो यूरेनस से आगे बर्फीले ऑब्जेक्ट्स और चट्टानी मलबे से भरा हुआ है। इसका मतलब है कि हिप्पोकैम्प थर्ड जनरेशन का चंद्रमा है, थोड़ा ऐसे जैसे सेकंड कजिन जिसे 2 बार हटाया गया या कुछ और। सूर्य की शुरुआती कहानी भी काफी उथल पुथल भरी है। हमारा स्टार लगभग 4.6 अरब साल पहले दिखाई दिया था। इसकी लाइफ की स्टार्टिंग स्टेज को स्टडी करना मुश्किल है क्योंकि हमारे प्लैनेट से बनने से 5 करोड़ साल पहले हुआ था। लेकिन हाल ही में रिसर्चर्स की एक टीम ने क्रिस्टल डिस्कवर किए जो 4.5 अरब साल से ज्यादा पुराने हैं। ये मेटेरॉइड्स के अंदर गहरे छिपे हुए थे। उन्होंने हमारे सूर्य की हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें बताई हैं। प्लैनेट के बनने से पहले हमारे सोलर सिस्टम में सेंट्रल स्टार और उसके चारों ओर धूल और गर्म गैसों की बड़ी सी डिस्क मौजूद थी। जैसे ही धूल और गैसें ठंडी हुई, वे हमारे प्लैनेट पर उतरने वाले मेटेरॉइड्स में पाए जाने वाले क्रिस्टल समेत कई मिनरल्स में बदल गईं। कुछ पुराने मटेरियल को नए मटेरियल के उलट रेडिएशन से गुजरना पड़ा था। रिसर्चर्स को लगता है कि उन क्रिस्टल्स के बनने के बाद सूर्य को कुछ हुआ होगा। शायद तब हमारे स्टार की एक्टिविटी कम तेज थी, या हो सकता है किसी कारण से ये नया मटेरियल उस एरिया तक ट्रैवल नहीं कर सका जहां रेडिएशन हो सकता था। बोने प्लैनेट हमें सोलर सिस्टम के पुराने समय में झांकने का मौका देते हैं। लगभग 4 अरब साल पहले जुपिटर, शनि और नेपच्यून की ग्रेविटेशनल फोर्स एक साथ मिली हुई थी। उन्होंने एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को सोलर सिस्टम में धकेला, जिससे वे अलग अलग प्लैनेट से टकराए। कुइपर बेल्ट के सभी बोने प्लैनेट, फॉर एग्जाम्पल प्लूटो, एरिस, होमिया, मैकेमेक के अपने चंद्रमा हैं जो शायद कुछ जबरदस्त टक्करों के बाद बने थे। फॉर एग्जाम्पल होमिया के समान ऑर्बिट्स में बर्फीला मलबा टक्कर की पुरानी थ्योरी को साबित कर सकता है। इससे पैदा मलबे में बोने प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल से तैरकर दूर निकलने के लिए जरूरी एनर्जी नहीं थी। एक अन्य बोने प्लैनेट सेरेस के सरफेस पर अमोनिया से भरपूर मिट्टी है। सेरेस पर मौजूद टेम्परेचर अमोनिया के लायक नहीं है, लेकिन आउटर सोलर सिस्टम में ये मटेरियल काफी ज्यादा मौजूद है। इसका मतलब है कि सेरेस शायद उन बाहरी हिस्सों में बना था और उसे धकेल कर अंदर की ओर भेजा गया था। आखिरकार सोलर सिस्टम की उन स्टार्टिंग स्टेजेस में गैस जायंट बहुत ज्यादा माइग्रेट कर रहे थे, या बोना प्लैनेट एक एस्टेरॉयड बेल्ट में बन सकता था। साथ ही अमोनिया किसी तरह, मान लीजिए कि एक पावरफुल इफेक्ट के बाद, बोने प्लैनेट पर दिखाई दिया। सेरेस वैज्ञानिकों को बर्फीले चंद्रमाओं को बेहतर तरीके से समझने में हेल्प कर सकता है। पृथ्वी पर समुद्र तल में कार्बोनेट मिनरल्स का हाई कंसंट्रेशन है और ये सेरेस के कुछ हिस्सों में भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये बोना प्लैनेट एक तरह से फॉसिलाइज्ड ओशन वर्ल्ड है। कई एक्सोप्लैनेट, ये सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है, अपनी स्टार्टिंग स्टेजेस में बहुत तेज टक्कर से गुजरे हैं। ये डबल स्टार सिस्टम हमसे 300 से ज्यादा प्रकाश वर्ष दूर है। साथ ही इसके स्टार कम से कम 1 अरब साल पुराने हैं। हालांकि ये ज्यादा जवान नहीं है। ये सिस्टम अभी भी धूल भरे मलबे के घूमते हुए बादलों के कुछ साइंस दिखाता है जो अभी तक शांत नहीं हुए हैं। ऐसा होने की उम्मीद इस एज के स्टार सिस्टम से नहीं है। ये मलबा अभी भी गर्म है। इसका मतलब है कि उस एरिया में 2 प्लैनेट्स या सेम साइज के कुछ दूसरी स्पेस बॉडीज की जोरदार टक्कर हुई है, और शायद ये हाल ही में हुई है। तो सुने, सब बस शांत हो जाएं। डस्ट पार्टिकल एक जवान स्टार के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। वे एक साथ रहते हैं और समय के साथ बड़े होते जाते हैं। इस तरह प्लैनेट बनते हैं। बची हुई धूल अक्सर कुछ दूर ठंडे एरिया में सेटल हो जाती है। हमारे सोलर सिस्टम में एक उदाहरण कुइपर बेल्ट है। ये नेपच्यून से बहुत आगे लोकेटेड है। जैसे जैसे सोलर सिस्टम डेवलप होते हैं, ये पार्टिकल्स तब तक टकराते रहते हैं जब तक कि वे इतने छोटे नहीं हो जाते कि आखिर में पास के स्टार्स उन्हें पुल नहीं कर लेते या उन्हें सिस्टम से बाहर नहीं धकेल देते। अगर आप इसका मुकाबला हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट से करें तो यूरेनस अपनी साइड पर घूमता है। वैसे इसे इस तरह समझा जा सकता है कि ये पहले हुई पावरफुल टक्कर का नतीजा है। एक रेगुलर कॉमेट या उसी साइज की किसी दूसरी स्पेस बॉडी से बहुत बड़ा कुछ शायद यूरेनस से टकराया और प्लैनेट को साइड पर धकेल दिया। ये शायद पृथ्वी के आकार से 2 गुना बड़ा प्लैनेट था। ये एक प्रोटो प्लैनेट हो सकता है। ये एक स्पेस बॉडी है जो लगातार बर्फ और चट्टान से बनी है, जो एक स्टार का चक्कर लगाती है। साथ ही आगे चलकर किसी समय एक प्लैनेट के रूप में डेवलप हो सकता है। वैसे भी टक्कर ने यूरेनस के कोर को पूरी तरह दबा दिया। इसने प्लैनेट के अंदर की गर्मी को बाहर निकलने से रोक दिया। ये समझा सकता है कि यूरेनस के सरफेस पर इतना ज्यादा ठंडा टेम्परेचर क्यों है। अरे यार, एक जैकेट और एक कंबल तो लाओ।